तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द स्केरिएस्ट हॉरर सुपरनैचुरल फाउंड फुटेज मूवी को, जिसका नाम है ब्लेयर विच पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन पिछले पार्ट से डायरेक्टली है। और सच बताऊं तो भाई साहब इस मूवी को देखकर ना गूज बम्स आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ब्लेयर विच मूवी की शुरुआत भी वैसे ही होती है जैसे कि ओरिजिनल मूवी शुरू हुई थी, यानी कि बर्केट्सविल टाउन के पास वाले ब्लैक हिल फॉरेस्ट में। 2014 में यहाँ पर कुछ मेमोरी कार्ड्स और डीवीडी टेप्स मिलती हैं जिनको यहाँ पर असेंबल किया गया है। अब मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक टेप के अंदर हैदर को, जो कि पिछले पार्ट में हमको दिखाई गई थी। वो उसी घर के बेसमेंट से डरकर भाग रही होती है और एटिक तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर कैमरा लेकर कोई आ जाता है और इसी सीन के बीच में हम मिरर में एक की देख पाते हैं, जो कि कैसी लग रही है ये हम एंड में बात करेंगे, क्योंकि इस मूवी के मेन लीड के अकॉर्डिंग वो उसकी बहन है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई और कैमरा लेकर भी आया था और जब हैदर उस रूम में गई थी तो उसने डोर लॉक कर दिया। तो हमें यहाँ से इस सीन को याद रखना है, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज्यादा काम आएगा और एक बहुत बड़ी थ्योरी यहाँ पर बन जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी के मेन लीड को उस मिरर के अंदर अपनी बहन दिखी थी, जो कि इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर था। तो असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स है और उस छोटी सी क्लिप को किसी ने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दिया था, जिसे ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट के अंदर ही एक VR टेप मिली थी। जेम्स अब हैदर का भाई होता है, जो कि आज से 20 साल पहले उस फॉरेस्ट में खो गई थी अपने दो दोस्तों माइक और जॉश के साथ। और फिर उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी ने ढूंढा भी था, लेकिन उन्हें ना तो वो मिले और शॉकिंगली उनको वो घर भी नहीं मिला था। और तब जेम्स 4 साल का था, लेकिन उस फुटेज को देखकर उसको ये लग रहा था कि उस मिरर में दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हैदर हो सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 20 साल पहले भी वो बिल्कुल वैसे के वैसी कैसी दिख रही थी, या तो फिर ये टेप जो थी वो 1994 की ही थी। खैर अब वो अपनी फ्रेंड और फिल्म मेकिंग स्टूडेंट लीसा से इसके बारे में बात करता है और बोलता है कि उस मिरर में जो दिखाई दे रहा था, हालांकि वो काफी ब्लरी है और कम ही सेकंड के लिए है, लेकिन उसके हिसाब से वो उसकी बहन है। जिस पर लीसा ये बोलती है कि पुलिस और FBI की एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी ने उनको वहां पर ढूंढा था और वो तीनों कहीं भी नहीं मिले, इवन वो घर तक नहीं मिला था। जिस पर जेम्स बोलता है कि ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और वो सर्च पार्टी एग्जैक्ट स्पॉट तक नहीं पहुंची होगी। और ये बात लीसा को अजीब तो लगती है, लेकिन वो इससे एग्री भी करती है। अब वहां पर उनके फ्रेंड्स पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड एशली भी आती है और आपस में थोड़ी बहुत वो बात करते हैं। लीसा अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए उस टेप पर भी रिसर्च कर रही थी, जहां पर वो आखिरी मूवी के फाइनल मोमेंट्स बताती है कि उस दिन वो तीनों उस घर में गए। फिर माइक अजीब तरह से खड़ा हुआ मिला कॉर्नर की साइड मुंह करके, और फिर किसी ने हैदर पर अटैक कर दिया था या जो कुछ भी हुआ, उसका कैमरा नीचे गिर गया और उसके बाद में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। यानी कि ये तीनों हवा में ही ऐसे गायब हो गए। अब जेम्स को ऐसा लगता है कि उसकी बहन हैदर शायद अभी भी वहीं पर कहीं फंसी हुई होगी और उस टेप से उसको थोड़ा और कंफर्मेशन मिल गया था। तो वो लीसा, पीटर और एशली से ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में जाकर उसे सर्च करने की बात करता है और वहां लीसा अपनी डॉक्यूमेंट्री भी रिकॉर्ड कर लेगी और वो लोग सही जगह पर सर्च करेंगे, इसलिए जेम्स उस पर्सन से भी कॉन्टेक्ट कर लेगा जिसने उस टेप का वीडियो अपलोड किया था। अब अगले सीन में वो लोग अपने गैजेट्स जैसे कि ईयर कैमरा, नॉर्मल कैमरा, ड्रोन कैमरा, वॉकी टॉकी जैसी जरूरी चीजें लेकर निकल जाते हैं और बर्केट्सविल टाउन में पहुंच जाते हैं, जिसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जेम्स हमको बताता है कि इस जगह पर ब्लेयर नाम का एक टाउन हुआ करता था 1700 के आसपास में, लेकिन जब उसे डिस्कवर किया गया तब वो पूरी तरह अबेंडन हो गया था और फिर उसकी जगह पर 1824 के टाइम पर बर्केट्सविल को फाउंड किया गया। अब वो लोग टाउन के अंदर उस कपल से मिलते हैं जिनको वो टेप मिली थी हैदर वाली, और इस कपल का नाम होता है लेन और टालिया। अब जेम्स उनसे थोड़ी बहुत बात करके उनसे वो एग्जैक्ट स्पॉट के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि वो चारों एक तरह से फॉरेस्ट के अंदर कैंपिंग करने वाले हैं, तो वो भी उनके साथ कैंपिंग के लिए चलना चाहेंगे और इस तरह से उन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी वो कर देंगे और कोई बोझ उन पर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो लोग कैंपिंग करते हैं और ये एक तरह की डील होगी। अब वो चारों अकेले में आकर डिस्कशन करते हैं, जहां पर उनका मन तो नहीं था, लेकिन उन्हें साथ ले जाने के अलावा भी कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो लोग इसके लिए मान जाते हैं। अब वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहां पर बाहर पहुंचकर कार्स वहीं पर पार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं तो कार्स कहीं पर भी नहीं जाएंगी। और अब वो लोग जंगल के अंदर पैदल ही निकल जाते हैं। पीटर लेन से पूछता है कि उन कॉफिन रॉक्स के बारे में, जिस पर वो कहता है कि ये सिंबल्स हैं और इस जगह से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक तो हैदर की है और उसके क्रू के गायब होने की, और भी काफी सारी हॉरर स्टोरीज जैसे कि रस्ट इन
पार की कहानी, जो कि 1940 में इन्हीं वुड्स में बने अपने घर में 8 बच्चों को लेकर आया था और उसने 7 बच्चों को मार दिया। और बाद में जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे हैंग करके जान से मार दिया और उसके घर को आग लगा दी। हालांकि वो हमेशा यही बोलता रहा था कि उन किलिंग्स को करने के लिए उसे किसी वॉइस या फिर उस विच ने कहा था। और ये कहानी हम पहले पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इन सब बातों पर पीटर और बाकी लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन हमको सच्चाई काफी हद तक पता है। अब चलते चलते वो लोग ब्लैक हिल्स फॉरेस्ट में एंटर कर जाते हैं और लेन उन लोगों को जगह दिखाता है जहां पर उसको वो टेप मिली थी, जिसमें कुछ सेकंड की फुटेज थी और बाकी स्टैटिक था। इस जगह पर एक पेड़ भी था जो कि अंदर से जला हुआ था और आधा टूटा हुआ था, जिसके बारे में टालिया बताती है कि कभी कभी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से ट्रीज ऐसे अंदर से जल जाते हैं और टूट जाते हैं। अब देखो, ये चीज मैंने अपने सामने होते हुए देख रखी है। शिलोंग के अंदर मेरे घर से मात्र 10 से 20 मीटर दूरी पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी और पेड़ बिल्कुल काला हो चुका था और अंदर से टूट गया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसके लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। खैर, अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और इसी एरिया के पास उन्हें ढूंढना था, तो उसी पाथ पर वो आगे जा रहे थे जहाँ पर एक रिवर भी होती है। और टालिया एक बच्ची के बारे में बताती है कि जब बर्किट्सविल टाउन बना था तब यहाँ पर एक बच्ची नहर में डूब गई थी और उसकी मदर ने सबको ये बताया था कि किसी हाथ ने उसे पानी में खींच लिया था। और आपको ये भी याद होगा कि इसी रिवर के अंदर वहां पर मैप पिछले पार्ट में फेंका गया था। अब वो लोग उस रिवर को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एशली के पैर में कुछ कांच या फिर पत्थर लग जाता है जिससे उसके पैर में एक घाव हो जाता है और जेम्स फर्स्ट एड किट से उसकी ड्रेसिंग कर देता है। अब वो लोग थोड़ा आगे जाकर कैंपिंग करने लगते हैं क्योंकि शाम हो गई थी और सर्चिंग के लिए उन्हें यहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। खैर, पीटर अब आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने चला जाता है और एशली उस ड्रोन कैमरा से आसपास की चीजों को देखने लगती है कि कहीं वो घर दिख जाए जो कि हैदर की फुटेज में था, लेकिन आसपास वो घर नहीं दिखता और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था। अब रात हो जाती है और वो लोग खाना वगैरह खाकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लीसा लेन और टालिया से ब्लेयर विच के बारे में पूछते हैं कि वो असल में थी कौन, जिस पर वो लोग बताते हैं कि लोगों के अनुसार उसका नाम एली कैडवर्ड था और काफी सालों पहले जब विचक्राफ्ट चलता था तब उस पर कुछ बच्चों ने आरोप ये लगाया कि उसने उनका खून निकाला है, जिसके बाद में गांव वालों ने उसके ऊपर टॉर्चर करके उसे पेड़ से बांध दिया और उसके हाथ पैरों पर पत्थर बांध दिए थे जो कि काफी हैवी थे और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद में जब गांव वाले वापस आए तो उसकी बॉडी वहां पर नहीं थी और उन्हें ये लगा कि कोई वाइल्ड एनिमल उनको ले गया होगा। लेकिन उसके बाद से ही टाउन के लोग गायब होना शुरू हो गए थे। सबसे पहले वो 2 बच्चे गायब हुए जिन्होंने आरोप लगाया था, फिर उनके फैमिली वाले और फिर बहुत सारे लोग। ऐसे करते करते टाउन ही अबेंडन हो गया था। लेन आगे ये बोलता है कि उस विच के बारे में बहुत सी कहानियां यहाँ प्रचलित हैं और उसकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, नहीं तो इंसान सदमे से ही मारा जाता है। इसलिए रस्टिन पार उसको नहीं देखता था बल्कि कॉर्नर साइड मुंह करके खड़ा हो जाया करता, विच एक्सप्लेन्स कि आखिरी मूवी के अंदर भी ऐसा ही क्यों हुआ था। खैर, वो आगे ये भी बोलता है कि उसने एक थियोरी ऑनलाइन रीड करी थी कि विच ने जो भी स्पेल इस फॉरेस्ट पर डाला है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को यहाँ रात में होना चाहिए, तब वो उन्हें ले लेगी, यानी कि उन पर वो जादू करेगी। जिस पर लीसा बोलती है कि वो दोनों फिर कैसे बचे, एज वो तो पहले भी कैंपिंग करने आ चुके हैं ना। जिस पर वो मजाक में ये बोलते हैं कि शायद उसे उन्हें यहाँ तक लाने के लिए यूज किया गया है। खैर, अब कुछ ही देर के बाद में सभी लोग अपने अपने टेंट के अंदर सो जाते हैं और रात को जेम्स को टेंट्स के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं जैसे कि कोई चल रहा हो, और आखिरी मूवी में भी ऐसे ही आवाजें आ रही थी। वो जाग जाता है और ऐसी ही आवाजें लीसा को भी आ रही थी और साथ ही साथ और भी तेज आवाजें उनको आती हैं जिन्हें वो कोई एनिमल समझते हैं। पीटर भी इसके बारे में जेम्स से पूछता है तो वो यही बोलता है कि सब कुछ ठीक है एंड ऑल, लेकिन तभी टालिया की आवाज भी आती है और जेम्स बाहर देखने जाता है तो वो बोलती है कि लेन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है और वो टॉयलेट करने गया था लेकिन थोड़ी दूर पर निकल गया और अभी तक वापस नहीं आया। इस पर जेम्स उसके साथ लेन को ढूंढने चला जाता है। अब वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं और उनको लेन मिल जाता है जिसको कुछ आवाजें सुनाई दी थी जिनके पीछे वो चला गया था, और ये आवाजें उन दोनों को भी सुनाई दी थी लेकिन पास से आ रही थी या फिर दूर से, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि जंगल के अंदर आवाज दूर तक भी जा सकती है। अब वो लोग वापस लौटकर टेंट्स के पास आ जाते हैं और सो जाते हैं। खैर, अब अगले दिन जब सबकी नींद खुलती है तो दोपहर के 2 बज गए थे। जी हाँ, और उन लोगों को बहुत ही अजीब लगता है कि वो अभी तक सोए कैसे और सुबह का अंदाजा कैसे नहीं लगा। वो लोग टेंट से बाहर आते हैं और अब उनको ट्रीज के ऊपर लटकी हुई वही स्टिक डॉल्स मिलती हैं जो कि हमने आखिरी मूवी के अंदर भी देखी थी, और इन्हें देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, स्पेशली पीटर और एशली, और वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन लेन और टालिया उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते। अब वो सब वहां से जाने लगते हैं और लीसा लेन का कैमरा नोटिस करती है कि वो काफी ओल्ड डीवीडी कैमरा है और इसके अंदर वैसी ही टेप्स लगती हैं जो कि उसे मिली थी हैदर वाली, जिस पर वो ये बोलता है कि उसे ये कैमरा काफी पसंद है और वो काफी ओल्ड स्कूल है। हालांकि ये बात लीसा को अजीब लगती है क्योंकि
क्योंकि अब तो लेटेस्ट मॉडल के कैमरा आ चुके थे। खैर अब चलते चलते एशली के पैर की चोट में हल्का सा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो लोग रुक जाते हैं। तभी लीसा लेन के बैग के अंदर एक रोप को नोटिस करती है जो कि उन स्टिक डॉल्स पर भी लगी हुई थी और अब वो उनसे उसके बारे में पूछती है। तभी वो लोग ये बोलते हैं कि सभी रोप्स बिल्कुल सेम दिखती हैं, लेकिन एक स्टिक डॉल भी उनके बैग से मिलती है और अब वो सच बता देते हैं कि उन्होंने ही वो स्टिक वाली चीजें फेक करी थी ताकि वो लोग कन्विंस हो जाएं कि इन फॉरेस्ट में कुछ काफी गलत है और उन्होंने यहाँ पर खाली वो स्टिक डॉल्स ही फेक करी हैं और वो आवाजें और 2 बजे तक सोना ये सब तो वियर्ड ही था। जिस पर वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने शायद वाटर के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला दी होंगी और अब तक सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं, उनको वहां से भगा देते हैं। जेम्स अब काफी उदास हो जाता है एज वो हैदर को ढूंढने यहाँ पर आया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी यहीं कहीं पर है, लेकिन सब कुछ झूठी लग रहा था और पीटर तभी आकर उसे लाइट अप करता है। अब वो लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये विच यहाँ पर रियल है और उनको इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देगी। काफी देर तक चलने के बावजूद भी वो उसी कैंप वाली जगह पर आ जाते हैं जिससे वो काफी शॉक्ड हो गए थे क्योंकि जीपीएस भी गलत बता रहा था और वो लोग एक सर्कल में तब से घूम रहे थे। अब तक वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ थक भी गए थे और रात भी होने ही वाली थी और एशली के पैर का दर्द भी अब बढ़ रहा था, तो वो लोग यहीं पर टेंट लगाकर आज रात रुकने का फैसला करते हैं ऐसा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं था। अब जेम्स और लीसा टेंट्स लगा देते हैं और पीटर एशली को एक टेंट के अंदर सुला देता है और उसका पैर वहां पर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था तो वो उसको चेक करता है और उसे वहां पर कोई छोटी सी चीज मूवमेंट करती हुई दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी एशली को फीवर भी आ गया था। अब वो बाहर जाकर जेम्स और लीसा को उसके पैर के अंदर किसी चीज की मूवमेंट के बारे में बताता है जिस पर वो दोनों बोलते हैं कि ये कोई मसल हो सकती है और वो परेशान ना हो, एशली को आराम करने दे। पीटर अब एक वॉकी टॉकी लेकर लकड़ियां लेने चला जाता है आग जलाने के लिए। वहीं पर ये दोनों कैमरास को चेक करने लगते हैं, ड्रोन से चेक करते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था विच इज वेरी स्ट्रेंज। साथ ही साथ वो लोग एक पेड़ के ऊपर भी कैमरा फिट कर देते हैं। अब रात हो जाती है और पीटर स्टिक्स इकट्ठा कर रहा होता है बट उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और कोई इनविजिबल फोर्स उसकी ओर बढ़ने लगती है और ये सब क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब इस चीज से वो डर कर भागता है, साथ ही साथ बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी और कुछ दूर आगे जाने पर उसके ऊपर एक ट्री गिर जाता है और ट्री गिरने की आवाज जेम्स भी सुन लेता है। लेकिन जब वो उस साइड देखने जाता है तो वहां पर उसको पीटर नहीं मिलता, बस उसकी टॉर्च ही वहां पर पड़ी हुई थी और वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। वो वापस टेंट के पास आता है और वहां पर घूमते हुए लेन और टालिया भी आ जाते हैं जो कि उन्हें देखकर ये बोलते हैं कि वो दोनों रियल नहीं है, इल्यूजन है। और तो और वो तो आज दोपहर को ही अलग हुए थे, तो वो बोलते हैं कि वो पिछले 5 दिन से इस जंगल में भटक रहे हैं और इतने दिनों से वहां पर रात ही है, यानी कि सुबह हुई ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों ही बेंड हो रहे थे। अब उन दोनों की मेंटल हेल्थ इस हद तक खराब हो गई थी कि लेन तो डरते हुए उनके पास तक नहीं आ रहा था, लेकिन टालिया खुद को संभालती है और वहां तक जाती है जिसको वो लोग टेंट में सुला देते हैं। अब पीटर वापस नहीं आया था और जेम्स इस चीज से भी परेशान था कि वहीं एशली की तबीयत भी धीरे धीरे काफी बिगड़ रही थी, उसका फीवर बढ़ता जा रहा था। अब वो सब सो जाते हैं और अगली सुबह 7 बजे का अलार्म रिंग होता है और लीसा की नींद खुलती है, लेकिन सुबह होने के बावजूद भी कोई उजाला नहीं हुआ था। वो लोग अब जाग कर बाहर आते हैं तो उन्हें शॉकिंगली टेंट्स के बाहर बहुत सारे कॉफिन रॉक्स मिलते हैं, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे स्टिक डॉल्स भी थी। टालिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एशली भी टेंट से बाहर आती है और उन डॉल्स को देखकर उसको ये लगता है कि ये रॉक और डॉल वाला काम फिर से टालिया और लेन का ही है, लेकिन वो खुद अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मना कर रही थी कि उसने इस बार कुछ भी नहीं किया है। वो नोटिस करती है कि इन डॉल्स पर ह्यूमन हेयर लगे हुए थे और एक डॉल पर तो उसके बाल थे जिन्हें वो पहचान गई थी क्योंकि उसके बाल सबसे डिफरेंट कलर के थे। अब एशली उस पर गुस्सा थी कि उसने ये सब किया है और वो टालिया के हेयर वाले डॉल को बीच से तोड़ देती है, जिसके साथ ही शॉकिंगली टालिया भी बीच से टूट जाती है, यानी कि इन डॉल्स को वाकई में इस विच ने अपनी शक्ति से बनाया था। अब ये सब देखकर वो लोग हद से ज्यादा डर जाते हैं और उनका एक टेंट भी अपने आप ही हवा में उड़ जाता है, जिससे डर कर वो लोग वहां से भागने लगते हैं। एशले पहले भागी थी तो वो अलग हो जाती है, वहीं जेम्स और लीसा उससे अलग हो जाते हैं। एशले के पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो वो अपने घाव को देखती है जो कि फुट से अब ऊपर तक आ चुका था और उसके अंदर से वो एक बड़े से वर्म को देखती है और उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है।
खैर अब वो आगे जाती है तो उसे वो पेड़ दिखाई देता है जिस पर ड्रोन लटका हुआ था और वो उस पर चढ़कर उस ड्रोन को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां से कोई गिरा देता है और नीचे गिरने पर वो बेहोश हो जाती है या फिर शायद मारी जाती है, जिसे कोई खींच कर ले जाता है। अब इधर जेम्स और लीसा एशली को ढूंढ रहे थे और उनके पास हलचल शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं और जेम्स लीसा को संभालता है। उन दोनों को पीटर वाले वॉकी टॉकी से उसकी अजीब सी आवाजें आती हैं जो कि हेल्प मी करके उनको बुला रहा था और उन्हें किसी लड़की की स्क्रीम करने की आवाज सुनाई देती है और उनको लगता है कि शायद वो एशली है, हालांकि हमने उसे पहले ही मरते हुए देखा था। और वो उसी डायरेक्शन में भागते हैं और एक घर के पास पहुंच जाते हैं और ये घर वही आखिरी मूवी वाला रस्ट इन पार वाला घर है जिसके अंदर हैदर भी गई थी और फिर कभी भी नहीं लौटी। और एक बार हम इस जगह को ध्यान से देखेंगे जहाँ पर जला हुआ ट्री है तो असल में ये घर उसी जगह पर है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ से लेन को टेप मिली थी। लेकिन ये घर तब क्यों नहीं दिखा और अब क्यों दिख रहा है, तो वो बात हम एंड में करेंगे। अब घर के अंदर से हैदर की आवाज आ रही थी और जेम्स उसके अंदर चला जाता है। जी हाँ, 20 साल पहले वाली हैदर की आवाज आ रही थी, लेकिन डर के मारे लीसा बाहर ही रुक जाती है। अब अंदर जेम्स को बहुत सारे रूम्स और डोर्स मिलते हैं, जैसे कि ये घर नहीं कोई मेज हो, और ऐसा होना बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि विच अपनी पावर से इस घर को चेंज करती जा रही थी ताकि बाहर कोई भी ना जा पाए। और यही रीजन है कि ऊपर से आने वाली आवाजें कभी नीचे फील होती थी, कभी साइड में, कभी राइट में, कभी ऊपर, कभी नीचे, क्योंकि ये विच इस घर को टाइम पर चेंज कर रही थी। जेम्स सब जगह पर ढूंढने लगता है तो उसे एक रूम के कॉर्नर साइड में मुंह करके खड़ा हुआ पीटर दिखाई देता है और वो भी सेम टू सेम माइक की तरह। और अब उसे कोई लेडी दिखाई देती है जिसे वो हैदर मानकर उसके पीछे भागता है। इधर लीसा बाहर खड़ी थी लेकिन उसे कोई क्रीचर हॉन्ट करता है और वो डर कर घर में आ जाती है। अब वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे लेन पकड़ लेता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आखिरी सीन के हिसाब से वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, यानी कि यहाँ पर टाइम बहुत ही अजीब तरह से विच कंट्रोल कर रही है। और तभी वो ये बोलता है कि ये उसको करना होगा जो विच कह रही है। मीन्स अब वो भी विच के कंट्रोल में पागल हो गया था और लीसा को बेहोश करके वहीं पर वो बंद कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि इस बेसमेंट के अंदर हमको पार्ट 1 का एक ईस्टर एग मिलता है। यहाँ पर माइक वाला मैप भी रखा हुआ था। जी हाँ, हालांकि वो यहाँ पर काफी खराब कंडीशन में था, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर वक्त कैसे बीतता है, लेकिन ये चीज बहुत लोगों ने नोटिस नहीं करी है, लेकिन मेरा ध्यान तुरंत ही इस चीज पर गया था। एनीवेज, अब लीसा होश में आकर एक टनल को नोटिस करती है जहां से क्रॉल करके वो बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे पीछे से किसी की आवाज आने लगती है और वो जल्दी जल्दी वहां से निकलती है। हालांकि वो वापस बाहर उसी बेसमेंट में आ गई थी और लेन उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो उसको स्टैब कर देती है। खैर अब वो डर कर वहां से भागती है और हमको ये सीन वहां पर ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब वो भागती है और मिरर्स के सामने से गुजरती है और खुद को एक रूम में बंद करती है तो असल में ये सेम वही सीन था जो कि हैदर वाली टेप के अंदर था। जी हाँ, ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी और बहुत ही शॉकिंग रिवील था ये। और जो लड़की उसमें भाग रही थी वो हैदर नहीं थी, बल्कि वो लीसा थी, जो कि अभी तक यहाँ आई भी नहीं थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक टाइम लूप के अंदर फंस गई थी और वो विच उसके साथ खेल रही थी। मुझे यहाँ पर यह लगता है कि लेन और टालिया को यहाँ पर उस विच ने ही कंट्रोल किया था और उसने ही उनको वो कैमरा भी दिया ताकि यहाँ पर वो उन चारों को फंसा कर लेकर आ पाए। क्योंकि मेरे ख्याल से हैदर के मन की बात पढ़ ली होगी विच ने कि उसका एक भाई भी है, उसके दोस्त भी हैं, तो उसको यहाँ पर खाली 2 ही शिकार मिलते, यानी कि खाली टालिया और लेन, लेकिन उनके जरिए उसने 4 और शिकारों को यहाँ पर फंसा लिया। अब यहाँ पर हम उसका पीछा करते हुए किसी अजीब से क्रीचर को देखते हैं जिसके हाथ और पैर के लिम्स काफी लंबे लंबे थे। अब कई लोग इसको विच बोलते हैं, लेकिन कई लोग इसको बोलते हैं कि ये विच नहीं है और यहाँ पर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये रियल विच नहीं थी। तो ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में थियोरीज के अंदर बताऊंगा। खैर अब यहाँ पर वो क्रीचर उसका पीछा करता है। अब जो लोग इस क्रीचर को विच मानते हैं उनके पास में एक थियोरी है कि जब ओरिजिनल विच को लटकाया गया था, यानी कि ब्लेयर विच को, तो उसके हाथ में और पैरों में भारी पत्थर लटका दिए गए थे जिससे कि उसके हाथ पैर लंबे हो गए थे। खैर यहाँ पर हम इस घर के अंदर ढेर सारे वॉल्स पर बने हुए हैंड प्रिंट्स को भी देख पाते हैं जो कि आगे काम आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस घर ने और विच ने हजारों इंसानों को फंसाया है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, लीसा भागते हुए एटिक में आ जाती है जहाँ पर पहले से ही जेम्स होता है और वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी भी होती है,
और तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है। यानी कि विच यहाँ पर उनको एक उम्मीद की किरण दिखाकर वापस ये बता रही थी कि वो किसके कब्जे में है। यानी कि वो अपनी शक्ति का प्रचार कर रही थी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। बेसिकली उनके साथ में वो खेल रही थी। अब तभी वहां पर वो क्रीचर भी आ जाता है और जेम्स लीसा से बोलता है कि उनको डायरेक्टली विच को नहीं देखना है और तभी वो उससे बच पाएंगे। और वो कॉर्नर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया था। लेकिन विच यहाँ पर सदियों से ये कर रही है और वो सबसे पहले जेम्स को फंसाती है हैदर की आवाज सुनाकर, और अपनी बहन की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़कर देख लेता है और मारा जाता है। वहीं पर लीसा समझ जाती है कि उसे विच को नहीं देखना और वो कैमरा में देखते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो विच उसे जेम्स की आवाज में बुलाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो भी पीछे मुड़ जाती है और वो विच उसका भी काम खत्म कर देती है और तभी उसका कैमरा नीचे गिर जाता है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे लास्ट मूवी में हैदर का गिरा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई नो कि यहाँ पर आपको काफी सारी कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन अभी हम ढेर सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो इस मूवी के अंदर ढेर सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जो कि हमने भी ढूंढ निकाली हैं बार बार मूवी को देखकर, जिसके हिसाब से एक थ्योरी तो ये है कि आज से सेंचुरीज पहले एक लेडी हुआ करती थी जो कि विच क्राफ्ट करती थी, सेटन को पूजा करती। अब गाँव वालों ने उसको मार तो दिया, लेकिन उसके पास में बहुत ही भयानक शक्तियां आ गई थी, जिसके बाद में उसने ब्लेयर टाउन के लोगों को उठाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर फीड किया, और वो भी सालों तक। लेकिन उसकी पावर समय के साथ कम हो रही थी क्योंकि वहां पर जो टाउन था वो बिल्कुल ही अबेंडन हो गया था, तो उसे वहां पर कोई भी मिल नहीं रहा था सैक्रिफाइस के लिए। अब यहाँ पर वो कुछ वक्त के लिए रुक जाती है, जिस दौरान उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब यहाँ पर नया टाउन यानी कि बर्गेट्सविल बस गया और इस फॉरेस्ट में रहने आया रस्टिन पार। और विच के पास पावर्स बहुत कम थी, लेकिन वो अभी भी लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी। तो रस्टिन पार के जरिए उसने वहां पर इतने सारे बच्चों की बलि चढ़वा दी, जिससे उसकी पावर्स रिस्टोर हो गई थी। अब सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और वो इनफ पावरफुल हो गई थी अपने शिकार को यहाँ पर फंसाने के लिए। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि उसने इस पूरे फॉरेस्ट के ऊपर ही कब्जा कर लिया था। और लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ये विच का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि उसने पूरे फॉरेस्ट के अंदर ही अपनी छाप छोड़ रखी है। चाहे वो ये घर हो सकता है, पूरा का पूरा जंगल, जमीन और सब कुछ उसकी है। और इसलिए ही तो वहां पर एक अलग ही टाइम और स्पेस चलता है। अब देखा जाए तो इस मूवी के अकॉर्डिंग वो आदमियों का अलग इस्तेमाल करती है और लेडीज का अलग, जो कि हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज की हैदर वाली फुटेज असल में लीसा की खुद की थी। तो हाँ, लीसा ही वहां पर फुटेज के अंदर थी जो कि फ्यूचर से लेन को मिली थी, क्योंकि विच इस जंगल के अंदर स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। तभी तो रात होने के बाद सुबह नहीं होती, और वो थ्योरी की रात गुजरने के बाद सुबह होते ही इंसान बच जाएगा। तो बचेगा कैसे जब सुबह ही नहीं होगी, क्योंकि विच ने यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। और तो और वो पूरे फॉरेस्ट को मैनिपुलेट कर सकती थी, तभी तो किसी को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता था। और सेम चीज यहाँ पर लास्ट मूवी के अंदर जॉश, माइक और हैदर के साथ में हुई थी। अगला पॉइंट ये कि मूवी की स्टार्टिंग में वो घर वहां पर नहीं था जहां पर टेप मिली थी, लेकिन एंड आते आते वो घर वहां पर आ गया। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर टाइम के साथ साथ डायमेंशंस का भी खेल है, और वो घर इस डायमेंशन में है ही नहीं, बल्कि उस विच का खुद का ही एक डायमेंशन है जिसके अंदर वो घर है। तभी तो रस्टिन पार का घर लोगों ने जला दिया था, तो वो बच कैसे गया? तो ऐसे ही वो बचा होगा। असल में ये घर मेरे ख्याल से दूसरे डायमेंशन में है, और ये घर रस्टिन से पहले उसी विच यानी कि एली का रहा होगा। अब ये डायमेंशंस वाली बात और टाइम वाली बात से एक और चीज आती है कि जेम्स और उसकी टीम, जो कि दूसरी बार में बहुत सारी स्टिक्स उनको मिली थी, तो उसका क्या था? और उन पर ह्यूमन हेयर भी मिले थे। तो असल में एक साथ एक फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बस जो कि अलग अलग जोन्स में हैं, अलग अलग टाइम के अंदर हैं। बेसिकली यहाँ पर एक के बाद एक लेयर्स हैं जो कि अलग अलग टाइम वहां पर चल रहा है, और तभी तो उनको वहां पर लोगों के चलने की आवाज आती है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। और वो जिससे डर कर भाग रहे थे ना, वो कोई और नहीं बल्कि अलग ही डायमेंशन के अंदर दूसरे चल रहे लोग हैं। जैसे कि एक टाइम हैदर वाला चल रहा होगा, दूसरा टाइम किसी और का हो सकता है, तीसरा टाइम यहाँ पर इनका होगा। तो ऐसे ही इनको कोई दिखता नहीं है, लेकिन आवाज चलने की आती है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि हम यहाँ पर धरती पर हैं और अब कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी या फिर वेव लेंथ के चलते कोई और दूसरे लोग रहते होंगे, जिनको हम गोस्ट, डीमंस वगैरह कह सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपस में टकराव होगा तो दोनों ही आपस में डरेंगे, एटलीस्ट इंसान तो डरेंगे जरूर। एक और चीज की यहाँ पर एक क्रीचर एंड के अंदर दिखाया गया है जिसके हाथ और पैर लंबे हैं। लोग मानते हैं कि वही विच है, लेकिन डायरेक्टर ने क्लियरली बोला है कि वो विच नहीं है, विच को कभी भी दिखाया नहीं गया। तो इससे यही साबित होता है कि असल में वो एक सुपर नेचुरल
नेचुरल फोर्स है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि वो दूसरों का फॉर्म ले सकती है, जैसे कि किसी भी इंसान को पजेस कर सकती है। अब देखो यहाँ पर मिरर के अंदर कई लोग मानते हैं हेदर थी, कई थियरीज ये हैं कि वो लीसा थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि वो विच भी हो सकती है जिसने लीसा को पजेस कर रखा होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो जो लंबी सी लेडी थी ना जो कि इनका एंड में पीछा कर रही थी, असल में वो इनको वार्न करने की कोशिश कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि हेदर थी जो कि इतने सालों से यहाँ पर थी और विच ने उसका ऐसा हाल कर दिया था ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। अब देखो विच यहाँ पर फीमेल का इस्तेमाल इस तरह से करती है और आदमियों को वो इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो यहाँ पर और लोगों को सेक्रीफाइस के लिए ला पाए। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि लेन और टालिया को भी ऐसा ही उसने करा होगा। उसने जानबूझकर वो कैमरा बाहर छोड़ा ताकि वो यहाँ पर और लोगों को लेकर आए। सिंपल सी बात है कि अगर आप उस विच के इलाके में रात में पहुंच गए तो वो आपको वहां से बाहर निकलने ही नहीं देगी और यहाँ पर भी वही चीज हुई थी। मेरे ख्याल से वो लंबा सा क्रीचर यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हैदर है और वो विच का ही यहाँ पर एक तरह से होस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर नया होस्ट कोई और नहीं बल्कि लीसा बनने वाली है, क्योंकि आखिरी में वही बची हुई थी जैसे कि लास्ट में हैदर बची थी। तो दोस्तों ये थी ब्लेयर विच मूवी की कहानी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और पिछली मूवी के अंदर कई लोगों की ये थियोरी थी कि वहां पर कोई विच थी ही नहीं बल्कि जॉश और माइक ने यहाँ पर हैदर का मर्डर किया था, लेकिन इस पार्ट से ये साबित हो जाता है कि ब्लेयर विच रियल में है और यहाँ पर वही सब लोगों को खत्म करती है। एक बार आप वहां पर पहुंच गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट टाइम जोन्स वहां पर हैं, मतलब कि वो आपकी ही इमेज दिखाकर आपको ही फंसाकर वापस वहीं पर ला सकती है, जो कि बहुत ही भयानक है। और मुझे ये लगता है कि अगर स्केरी स्कोर यहाँ पर किसी मूवी को मिलेगा तो ब्लेयर विच बहुत ही खतरनाक मूवी है। मेरे लिए तो पर्सनली काफी भयानक मूवी है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थियोरीज पसंद आई होंगी। और भी काफी सारी थियोरीज हो सकती हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।